प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं, प्यार खामोशी है, सुनती है, कहा करती है। ये ना बुझती है, ना रुकती है, ना ठहरी है कहीं। नूर का बूंद है, सदियों से बहा करती है। अब रात तक प्रभा को स्थिर करने के बाद मैं अस्पताल के बाहर आकर अपनी कार में बैठ गया। यह एक छोटी सी वैगन आर कार थी जिसने पिछले 5 सालों से मेरा भरपूर साथ निभाया था। सुख दुख में पूरा काम आई थी। मैं कार में बैठकर आगे की रणनीति बनाने लगा। मेरे जीवन के समस्त अनुभव की अब कड़ी परीक्षा थी। दांव पर मेरा ही जीवन था, मेरी प्रिय प्रभा के रूप में। मैंने पूरे दिन का एक खाका खींच डाला, फिर उसको 24 घंटों में विभाजित कर दिया। यह लड़ाई लंबी चल सकती थी। इस युद्ध को बाहुबल से नहीं, दिमाग से लड़ना था। बाहुबल को बचाकर रखना था। प्रभा की परिचर्या और इलाज को स्थिर करने के बाद और बहुत से काम थे जो कर्मानुसार करने इतने ही आवश्यक थे। पहला काम था अपने आप को कोरोना वायरस से बचाकर रखना। अस्पताल में मुझे घर से प्रत्येक 24 घंटे में 4 से 5 बार जाना था। अस्पताल में अधिकांश मरीज कोरोना वायरस के ही थे। मैंने निश्चय किया, मैं दोहरा मास्क पहनूंगा, हाथ में पतले रबर के सर्जिकल दस्ताने पहनूंगा, सिर के ऊपर प्लास्टिक की सर्जिकल कैप पहनूंगा, स्पोर्ट शूज पहनूंगा, चप्पल नहीं। अल्कोहल स्प्रे का डब्बा हमेशा अपने हाथों में रखूंगा और हाथ बार बार सैनिटाइज करता रहूंगा। इसके अतिरिक्त यह भी निर्धारित कर लिया कि जितनी भी बार अस्पताल से घर आऊंगा उतनी बार सीधे नहाने के लिए स्नान घर जाऊंगा। पहले सभी कपड़े धो दूंगा, फिर डेटॉल से नहाऊंगा, फिर कपड़े बाहर बालकनी में सूखने डाल दूंगा। मैं मां और बच्चों को दोबारा अपने माध्यम से वायरस से पीड़ित होते नहीं देखना चाहता था। दूसरा काम था मां और बच्चों को समय पर खाना देना, उन्हें समय पर दवाई देना और समय पर सुलाना। वो अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुए थे। तीसरा काम था अपना कम से कम उतना ध्यान रखना कितना स्वस्थ रहने के लिए अति आवश्यक हो। मैं इस पूरी यांत्रिकी का मुख्य पुर्जा था। मैं बीमार हो गया तो पूरी मशीन ठप हो सकती थी। मैंने निश्चय किया कि रात को कम से कम 5 घंटे और दिन में कम से कम 1 घंटा सोया करूंगा। पूरे दिन में एक कोई भी फल और एक मुट्ठी सूखे मेवे अवश्य खाऊंगा। पानी भी पर्याप्त मात्रा में पीता रहूंगा। इन सभी योजनाओं के मध्य मैंने प्रभा पर पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया। रात को 11 बजे मैं प्रभा के कमरे में पहुंच जाता। सुबह 5 बजे तक वहां बैठकर ऑक्सीजन सिलेंडर और ग्लूकोज डिप इत्यादि पर नजर रखता। जब मैं रात को बैठा रहता तो प्रभा आराम से कुछ घंटे सो जाती। सुबह 5 बजे मैं प्रभा से विदा लेता और घर आकर कपड़े बदलकर साबुन से नहाकर सो जाता। सुबह 9 बजे मैं उठकर नाश्ता खुद बनाकर खाकर सब सुरक्षा कवच पहनकर फिर अस्पताल पहुंच जाता। सुबह मुख्य चिकित्सक दौरे पर आते। उनसे प्रभा की हालत के बारे में पता लगता। वो बहुत कम बोलते थे। 1 साल से ज्यादा से कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज कर रहे थे और अब तो काम इतना बढ़ चुका था कि कम से कम शब्दों में काम चला रहे थे, पर उनका अपने मरीजों पर पूरा ध्यान था। एक एक रिपोर्ट वो स्वयं चेक करते। बहुत से मरीज ठीक होकर भी जा रहे थे। रात को 2 बजे ऑक्सीजन से भरा एक सरकारी ट्रक आता था और उनके अस्पताल के सभी ऑक्सीजन सिलेंडर भर जाता था। रात को उस ट्रक को आते देखकर मुझे राहत का एहसास होता था। मुख्य चिकित्सक के दौरे के बाद मैं नर्स से दवाइयों की पर्ची लेकर सभी दवाएं एकत्रित करता। फिर 1-2 घंटे प्रभा के पास बैठता। दोपहर 12 बजे के बाद मैं घर जाता। फिर वही कपड़े बदलने, धोने, नहाना और खाना खाना। माँ और बच्चे की दवाई देखता, अपनी पारिवारिक डॉक्टर से बात करता, उसकी राय लेता। निशी और अपनी बहन से बात करके उन्हें वस्तुस्थिति बताता। प्रभा के बड़े भाई जो मेरठ में रहते थे उन्हें प्रभा का हाल बताता। फिर 1-2 घंटे सो जाता। दोपहर को 4 बजे फिर अस्पताल पहुंच जाता। शाम के दौरे से मिली जानकारी लेकर वापस रात के 8 बजे आता। घर पर वही जानी पहचानी प्रक्रिया अपनाता और खाना खाकर और सबको खिलाकर रात के 11 बजे फिर प्रभा के पास अस्पताल चला जाता रात की देखभाल के लिए। 1 हफ्ता ऐसे ही बीता।
प्रभा के 5 इंजेक्शन का कोर्स पूरा हो गया। थोड़ा असर तो पड़ा, पर ऑक्सीजन अभी भी नहीं बढ़ रही थी। खांसी कम हो गई थी। बुखार 1 हफ्ते से नहीं था। कोई और शारीरिक समस्या नहीं थी, बस ऑक्सीजन नहीं बढ़ रही थी। दूसरी बार सिटी स्कैन कराया तो स्कोर 10-25 से बढ़कर 14-25 हो गया। चिंता की लकीर गहरी हो गई। डॉक्टर से पूछा तो बोले, जो इस वायरस का आधिकारिक इलाज है, बस सब दवाएं दी जा रही हैं, आप धैर्य रखें। फिर डॉक्टर ने सुझाव दिया, प्लाज्मा भी दे देते हैं, आप प्लाज्मा का इंतजाम 2 दिन में कर लो। प्लाज्मा मेरे लिए नई चीज थी। मैंने तुरंत अस्पताल के दूसरे मरीजों से पता करना शुरू किया। एक मरीज के रिश्तेदार ने बताया, प्लाज्मा पाने के 2 तरीके हैं। एक तो आप किसी अधिकृत ब्लड बैंक या इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज जाओ, वहां किसी डोनर से प्लाज्मा दान करवाओ, चाहे वो डोनर किसी भी ब्लड ग्रुप का हो। ब्लड बैंक वाले आपको आपके मरीज के ग्रुप का प्लाज्मा दे देंगे। उसे आप एक आइस बॉक्स में रखकर अस्पताल ले आओ। नर्स उसे तुरंत ब्लड की तरह शरीर में चढ़ा देंगी। और दूसरा तरीका, एक करनाल शहर का ग्रुप है, आपको कहीं से भी नंबर मिल जाएगा। वो 30,000 लेंगे, प्लाज्मा आपको मिल जाएगा, परंतु आपको करनाल जाकर लाना पड़ेगा। धन्यवाद। पैसे देकर प्लाज्मा लेना मुझे मंजूर ही नहीं था। अब मेरे पास एक ही तरीका था, प्लाज्मा डोनर ढूंढना, वो भी 2 दिन के अंदर। मैंने सोचा, कम से कम समय में कौन मदद कर सकता है। निशी से बात हुई। उसने फेसबुक पर डाला। उसे एक फरीदाबाद की डोनर मिल गई। प्लाज्मा सिर्फ वही व्यक्ति दे सकता था जिसे एक निश्चित अवधि पहले कोरोना हुआ हो और उसमें पर्याप्त मात्रा में रोग प्रतिरोधक जीवाणु हो। मैं सिर्फ यही नहीं रुका। मैंने ब्लड बैंक का पता लगाने के लिए अपने एक स्कूल के पुराने मित्र सुनील सिंह को फोन किया। वो मेडिसिन का बिजनेस करता था। उसने पता करके बताया, हॉस्पिटल के पास ही एक ब्लड बैंक है जो 8,000 रुपए फीस लेता है। तुम समान ब्लड ग्रुप के डोनर को ले आओ तो वो उसका प्लाज्मा निकाल के आपको 2 घंटे में दे देगा। अगर तुम इंस्टीट्यूट जाओगे तो वहां सरकार मुफ्त प्लाज्मा देती है, पर किसी भी ब्लड ग्रुप के डोनर को वहां भी ले जाना पड़ेगा। प्लाज्मा मेरे लिए एक लक्ष्य था। प्रभा को किसी भी तरह डॉक्टर की बताई सब दवाएं समय पर देना मेरा काम था। मैंने अस्पताल में और भी कई लोगों से बातचीत की और उनसे मुझे कुछ समाज सेवी संस्थाओं के व्हाट्सएप नंबर मिल गए जो पीड़ित व्यक्तियों की निस्वार्थ मदद में लगे हुए थे। मैंने उन सब पर अपनी आवश्यकता डाल दी। निशी ने जिस लड़की को फरीदाबाद भेजा था, वो अपनी कार और ड्राइवर के साथ सुबह 9 बजे अस्पताल के पास वाले ब्लड बैंक आ गई। वो इतने बजे ही खुलता था, हालांकि वेबसाइट में 24 घंटे खुलने का जिक्र था, पर यह हिंदुस्तान था। यहां लिखे रहने और करने में अंतर होता है। मैंने उस लड़की का धन्यवाद अदा किया। ब्लड बैंक वालों ने उसका साक्षात्कार लिया और ब्लड बैंक की डॉक्टर बोली, माफ कीजिए, हम आपका ब्लड स्वीकार नहीं कर सकते। मेरा दिल बैठ गया। मेरे लिए एक एक पल कीमती था। क्यों डॉक्टर? उस लड़की ने प्रतिरोध किया। मेरा ब्लड ग्रुप इनके पेशेंट से मिलता है और मैं कोरोना से उबर चुकी हूं। मेरे अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बन चुकी है। आप क्यों मेरा ब्लड स्वीकार नहीं कर रहे हैं? आपकी रिपोर्ट से पता चला है कि आप एनेमिक हैं। सरकारी निर्देश है कि एनेमिक लक्षण वाले प्लाज्मा डोनेशन नहीं कर सकते, लैब की डॉक्टर बोली। अभी वो लड़की और भी लड़ना चाह रही थी, पर मैं समझ गया था कि काम नहीं होगा। मैंने उस लड़की को शांत किया, लैब की डॉक्टर को धन्यवाद दिया, उस लड़की का शुक्रिया अदा किया और उसे उसकी कार में बिठाकर विदा किया। मुझे आज किसी भी कीमत पर ब्लड डोनेट करना ही है। मैं अभी घर नहीं जा रही हूं, पहले इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज जा रही हूं। अगर उन्होंने प्लाज्मा एक्सेप्ट कर लिया तो वहीं से आपको फोन कर दूंगी, वो उत्तम आत्मा बोली। मैं हैरान था कि ऐसे लोग भी हैं जो इस विकट परिस्थितियों में इतना जोखिम ले रहे हैं और दूसरों की मदद कर रहे हैं। अभी मेरे पास एक और डोनर बाकी था। मेरे स्कूल के जमाने के मित्र शरद ने अपने एक जानकार लड़के को तुरंत ब्लड बैंक भेजा। लैब की डॉक्टर ने फिर उसके कागज देखे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। सर, आपका स्कोर बहुत कम है, आपके अंदर पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज नहीं है। डॉक्टर ने इस डोनर को भी अस्वीकृत कर दिया। मैंने इस व्यक्ति को भी धन्यवाद दिया और विदा किया। अब मेरे पास आज के लिए और कोई विकल्प नहीं बचा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि प्लाज्मा का प्रबंध कैसे करूं। तभी किस्मत ने साथ दिया। मुझे व्हाट्सएप पर एक संदेश आया
कि आपका प्लाज्मा मंजूर हो गया है। मुझे विश्वास नहीं हुआ। यह संदेश इस समाज सेवी ग्रुप से था जिससे मैंने एक दिन पहले अपनी आवश्यकता दर्ज की थी। मैंने तुरंत फोन मिलाया। एक महिला ने उठाया। उसने बताया, हम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, आपको डोनर की भी छूट मिल गई है, आपको एक नाम दे रहे हैं, आप इंस्टीट्यूट जाकर उनसे मिल लीजिए, प्लाज्मा मिल जाएगा। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सबसे पहले मैंने अपने मित्र सुनील सिंह को फोन किया। भाई, प्लाज्मा मिल गया है, तुरंत एक आइस बॉक्स लेकर अस्पताल पहुंच। अभी आया। अस्पताल जाकर मैंने प्रभा को यह खुशखबरी सुनाई। वो मुस्कुराई। फिर आइस बॉक्स लेकर अपनी कार में 20 किलोमीटर दूर इंस्टीट्यूट की तरफ भागा। रास्ते में निशी को फोन किया। वो इंस्टीट्यूट के पास ही रहती थी। बोली, मैं भी चलूंगी, मुझे आप मेरे घर के सामने सड़क से बिठा लेना। निशी को लेकर मैं इंस्टीट्यूट पहुंचा। 1 घंटे में प्लाज्मा से भरा आइस बॉक्स मेरे हाथ में था। अस्पताल वापस पहुंचने में 1 घंटा और लगा। जब अस्पताल पहुंचा तो सीनियर नर्स अपना बैग उठाकर जा रही थी। उसे रोका, वह रुक गई। 25 मिनट में उसने प्लाज्मा प्रभा के शरीर में चढ़ा दिया। मैंने प्रभा की तरफ देखा। वह फिर मुस्कुरा दी। इसी मुस्कुराहट पर ही मेरा अस्तित्व टिका हुआ था।